Hello everyone, welcome to our channel शिक्षा वाणी. आई एम रिया एंड वी विल गो विद द बायोलॉजी. मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी. तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी से, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल. हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, और सेल की जो ऑर्गेनेली हैं उनके बारे में, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नीड टू नो कि सेल क्या होता है, व्हाट इज़ सेल. ठीक है, तो द सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी बिल्डिंग की, तो उनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या होगी, ब्रिक्स होगी. अगर ब्रिक्स नहीं है तो उस बिल्डिंग की तो होल स्ट्रक्चर जो है वो उस पर डिपेंड कर रही है ना, ब्रिक्स पे. तो ब्रिक्स नहीं है तो उसकी स्ट्रक्चर भी नहीं मेंटेन होगी. तो उसी तरीके से कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेल पे डिपेंड करती है. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है. सेल कंबाइन होती है तो ग्रुप ऑफ सेल जो होती है टिश्यू बनाती है, देन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है एंड इट इज़ फंक्शनल क्योंकि ये लाइव है. इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे वर्किंग हैं. तो सेल इज़ ऑल्सो अ फंक्शनल यूनिट. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल. नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो अबाउट द सेल इज़ की डिस्कवरी ऑफ सेल. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो 9th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ सेल. तो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था. दैट वाज इन 1665. बट क्योंकि ये बार्क ऑफ ट्री से डिस्कवर हुआ था तो ये डेड सेल था, इट वाज नॉट लिविंग. फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था बट लिविंग नहीं था, और बार्क ऑफ ट्री से डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था. नेक्स्ट थिंग इज़ कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया. तो फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर हुआ था वो एवी लिवेनहुक, एंटोन लिवेनहुक ने किया था 1674 में, जो कि पॉन्ड वाटर से डिस्कवर हुआ था. इट वाज अ लाइफ सेल. वो मूवेबल था, मूव कर रहा था. तो फर्स्ट लाइफ सेल जो था वो एवी लिवेनहुक ने डिस्कवर किया था. नेक्स्ट न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, न्यूक्लियस. ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है. और परकिंजी वॉज द पर्सन हु कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म. जो आज हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल की जो फ्लूइड पार्ट होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी के लिए परकिंजी ने टर्म यूज़ किया था जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटो का मतलब होता है एंशियंट एंड प्लाज्म का मतलब ऑब्वियसली फ्लूइड होता है. तो इसका मतलब हुआ एंशियंट फ्लूइड. ही यूज दैट टर्म इन 1839. 1839 में इन्होंने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, प्रोटोप्लाज्म, जिसका मतलब जो हम आज इनको साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, उसी के लिए इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज़ किया था. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में जो 3 नेम है जो याद रखने हैं आपको, वो है शेल्डन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो. जो फर्स्ट सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी वो थे शेल्डन और श्वान, 2 बायोलॉजिस्ट थे. इन्होंने सेल थ्योरी दी थी कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट. सेल हैज़ आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों ने दी थी, शेल्डन एंड श्वान ने. बट इनकी सेल थ्योरी इनकम्प्लीट रह गई थी बिकॉज ये दोनों फेल हो गए थे ये एक्सप्लेन करने में कि जो न्यू सेल है वो अराइज कैसे कर रहा है, न्यू सेल जो है वो कहाँ से आ रहा है, और जो सेल है उसका प्रोडक्ट क्या है एक्चुअल में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. सो द थर्ड पर्सन रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी न्यू सेल जो होगा वो अराइज करेगा किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही. कोई भी पुराना सेल है वो डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में. सो द न्यू सेल आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पुराना सेल है वही डिवाइड करके न्यू सेल को बना रहा है. तो इन्होंने जो टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसके बेसिस पे सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई. तो फाइनल स्ट्रक्चर सेल थ्योरी का ये है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, जो कि सेल ही है, सेल का प्रोडक्ट सेल होता है. एंड द सेल हैज़ आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं आगे. एंड द ईच सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. और इस टर्म के लिए जो यूज़ किया गया टर्म है, रुडोल्फ वर्चो ने जो अपना टर्म दिया था उसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला. तो ये था सेल थ्योरी. सो द नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है सेल का फर्स्ट ऑफ ऑल. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि आउटर मेम्ब्रेन है और ये सेल की जो अंदर की कंटेंट है, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करता है एक्सटर्नल मीडियम से. सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही हो गया कि ये गार्ड है जो प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर की जितने भी कंपोनेंट है सेल के अंदर, वो एक्सटर्नल मीडियम में जाके मिक्स ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट टर्म जो इसमें हमें याद रखने सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अलाउ करता है कि वो एग्जिट या फिर एंटर कर सके सेल को। वो हर टाइप की मटेरियल को अलाउ नहीं करता है। सो इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि सेलेक्टिव मटेरियल को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि या तो वो एग्जिट कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जा सके। सो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इसलिए इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जब हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो डिफ्यूज़न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा रही है, एंट्री ले रही है या फिर एग्जिट कर रही है, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो जो टर्म उनके लिए यूज़ हुआ है वो डिफ्यूज़न हुआ है। क्योंकि डिफ्यूज़न का मतलब पहले बता देती हूँ क्या होता है। डिफ्यूज़न मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल है, कोई भी एक सेल लेते हैं हम, और इसकी जो आउटर मीडियम है यहाँ पे ऑक्सीजन हम एग्जांपल में ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो गैस है वो आउटर मीडियम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत हायर है आउटर में, और सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन लो है। तो अब क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो अंदर सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा। डिफ्यूज़न का मतलब ही ये होता है कि किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फास्ट रन करेगा। जहाँ पे भी उस पर्टिकुलर मटेरियल का कंसंट्रेशन लो है वो हायर कंसंट्रेशन से उस लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ चला जाएगा। तो उस डिफ्यूज़न के थ्रू ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री और एग्जिट होती है मटेरियल की। सो डिफ्यूज़न इज़ इंपॉर्टेंट अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमें जानना है वो एंडोसाइटोसिस क्या होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे आसपास जिनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सेल का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अमीबा। अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है उसका कोई फिक्स वो नहीं है, शेप नहीं है, वो चेंज करती है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से आउटर में अगर कोई मटेरियल है, कोई फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म उस पार्टिकल को इनगल्फ करता है फॉर द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो शेप है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, और जो आउटर में जो मटेरियल है, फूड मटेरियल है, जो भी मटेरियल है जिसको इनगल्फ करना है उस ऑर्गेनिज्म को, तो वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फ्लक्चुएट करता है और उसको इनगल्फ कर लेता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। मेनली अमीबा करता है। अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंपोज होता है प्रोटीन एंड लिपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसकी जो बनी हुई है वो प्रोटीन और लिपिड से। तो अभी हमने डिफ्यूज़न देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते वक्त कि डिफ्यूज़न जो होता है इट इज़ दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। बट डिफ्यूज़न में यहाँ पे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ओनली गैसियस पार्टिकल्स को ही हम कंसिडर करेंगे। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, तो वो ऑस्मोसिस, सेम प्रोसेस जो होगा वो ऑस्मोसिस, उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो इस ऑस्मोसिस के बेसिस पे तीन और कंडीशन आएंगी, तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बीकर लिया जिसमें कोई सॉल्यूशन है और इसमें एक सेल डाला, अगर इस बीकर में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कंटेंट, कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू सेल कम है, वाटर का कंसंट्रेशन बीकर में कम है और सेल में ज़्यादा है, तो ये कंडीशन जो होगा वो हाइपरटोनिक होगा। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर में कंडीशन है वाटर की वो लो है, वहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, तो जो सेल में वाटर है वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। तो सेल का जो वाटर होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से बाहर आएगा बीकर में, और जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, जिसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये हाइपोटोनिक में होगा, प्लाज्मोलाइसिस। इसका जस्ट अपोजिट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। इसमें जो बीकर है उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है वो एज़ कम्पेयर टू सेल उसका कंसंट्रेशन हाई है, सेल में जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन लो है। तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगा वो रिवर्स हो जाएगा, और वो बीकर से जो वाटर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो सेल में चला जाएगा, और सेल का जो होगा वो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाइपरटोनिक में श्रिंक हो गया था सेल, अब हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाएगा और इसको डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें दोनों में कंसंट्रेशन सेम होगा, सेल में भी कंसंट्रेशन सेम होगा वाटर का एंड द बीकर में भी सेम होगा, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा।
अब एग्ज़ाम के टाइम पे ये कन्फ्यूज़न होता है कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कन्फ्यूज़ जाते हैं कि किस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और किस में कम है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, इसको याद रखने का ये है कि जो बीकर है उसमें जो सॉल्यूशन है वो कम है, इसलिए वहाँ की जो सिचुएशन है वो हाइपर, क्योंकि हम यहाँ पे बीकर के रिस्पेक्ट में सेल को देख रहे हैं। तो जो सेल में वाटर है वो एज़ कम्पेयर टू बीकर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बीकर में कम है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइपर है। हाइपर कंडीशन तभी होगा जब कोई चीज़ कम होगा, तो वो कंसंट्रेशन किसी चीज़ की कम है तो हाइपर कंडीशन उसको कहते हैं बायोलॉजी में। तो यहाँ पे हाइपर कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है फ्लूइड का वो कम है। तो ये जो क्या नाम है सेल है, इसकी जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगी और ये जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, जो प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल वॉल। सेल वॉल में एनसीईआरटी के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और स्ट्रक्चर सेल वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है, और ये सेल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस का यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से है, 9th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से है। यहाँ पे न्यूक्लियस की जो क्या नाम है एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है, डायग्राम नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से न्यूक्लियस में दो इन्वलप जो है न्यूक्लियर इन्वलप, इसमें दो लेयर होती हैं, फर्स्ट इनर लेयर एंड द आउटर लेयर, एंड दोनों लेयर मिलकर न्यूक्लियर इन्वलप फॉर्म करते हैं। सो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और ये ब्रेन ऑफ द सेल है। नेक्स्ट इज़ कि जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक इन्वलप जो है और दूसरा इन्वलप, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म जो है सेल की, उससे कांटेक्ट में आती है। तो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, जो यहाँ पे बीच में गैप है दोनों इन्वलप के, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। देन इन द मिड ऑफ न्यूक्लियस इट इज़ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के मिड में होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये राइबोसोम्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को कलेक्ट करता है ताकि वो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर सकें और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर सकें। यहाँ पे जो इंटेंगल्ड मास दिख रहे हैं इनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन जो होता है क्रोमोसोम के पहले का फॉर्म होता है, जो कि बिल्कुल ही हाईली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इंटेंगल्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि उलझे हुए फॉर्म में होते हैं। और ये क्या नाम है, जब तक सेल डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करता है, जब तक डिवीज़न स्टार्ट नहीं होती, जो कि हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे सेल डिवीज़न में, जब तक सेल की डिवीज़न स्टार्ट नहीं होती है तब तक ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं, इंटेंगल्ड मास होते हैं। जैसे ही सेल डिवाइड करनी स्टार्ट करेगी, ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इन्हीं को क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन जो है यही फर्दर जाके क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम में इनहेरिटेड मटेरियल होते हैं डीएनए, जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है। जो पेरेंट्स की जितनी भी जीन्स हैं, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे जो ट्रांसफ़र होती हैं वो डीएनए के थ्रू होती हैं। और डीएनए की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग पार्ट होती है उसको हम कहते हैं जीन्स। डीएनए है और डीएनए का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो फंक्शनेबल है उसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेगमेंट, उसको जीन कहते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, लाइक सेल में जैसे जो फ्लूइड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ये न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन वगैरह फ्लोट करते रहते हैं। सो ये आपके क्या नाम है न्यूक्लियस का डायग्राम है, और इसके पार्ट जो कि 9th क्लास के हिसाब से आपको इतने ही पार्ट्स याद रखने हैं कि न्यूक्लियर इन्वलप क्या होता है। न्यूक्लियर इन्वलप दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो कि बिल्कुल मिड ऑफ न्यूक्लियस में होता है, और ये राइबोसोम को कलेक्ट करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में। देन न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियोलस के अंदर, क्रोमैटिन इंटेंगल्ड पीस या फिर इंटेंगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड, जो कि बाद में सेल डिवीज़न के टाइम पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एंड दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर दोनों इन्वलप, जो ये एक इन्वलप हुआ इनर एंड आउटर से मिलकर बना हुआ, और ये दूसरा, इनके बीच में जो हल्का सा गैप होगा उसको न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और न्यूक्लियर पोर से ही मटेरियल इन एंड आउट हो सकते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये न्यूक्लियर पोर काम करता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनके पास वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल नहीं है।
क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एंशियंट ऑर्गेनिज्म है। जो प्रो का मतलब होता है यहाँ पे एंशियंट है, कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, एंड जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोलस है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रू ऑर्गेनिजम्स हैं। यू का मतलब ट्रू होता है, कैरियोटिक मतलब यहाँ पे कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस या फिर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास जो डीएनए है वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर, जो भी मैं आपको बताया, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और पैक्ड होते हैं। तो इनका नेकेड नहीं होता है और मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। विदाउट मेम्ब्रेन और जितने भी ऑर्गेनेली होंगे वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली एक भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड होता है, या तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेनस, या फिर डबल मेम्ब्रेनस लाइक न्यूक्लियस। ओनली वन ऑर्गेनेली जो कि कॉमन है बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में वो है राइबोसोम। राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है और वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। सो राइबोसोम इज़ द ओनली कॉमन ऑर्गेनेल यू कैन से जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक में दोनों प्रेजेंट होता है। सो कॉमन डिफरेंस जो दोनों के बीच में लिखना है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और इनके पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है, एंशियंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियोलस होता है जो कि नेकेड डीएनए है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए कम्प्लीटली पैक्ड होता है और इनके पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सारे प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।